हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक। नाम है उसका आइसोमेरिज्म। हिंदी में उसको कहते हैं समअवयवता। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ना, इसको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये वर्ड जो है हिंदी में लिखा हुआ है, जो भी है आइसोमेरिज्म को हिंदी में ये कहते हैं। मैंने एक बार पढ़ दिया है, इसके बारे में इसको आगे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये एक बार पढ़ने के लिए मैंने कम से कम 1-1.5 घंटे इसकी प्रैक्टिस करी है। और मैं एक बार पढ़ दिया, मैंने इसको जो भी पढ़ा गया, इसके बाद में इसको आगे नहीं पढ़ने वाला। तो आपको मैंने दिखा दिया है, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहना। आइसोमेरिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म जो है वो एक तो यार थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला रहता है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट में। शुरू में समझ में आता है, फिर लास्ट में जाते जाते वो कंफ्यूज होने लगते हैं। जैसे IUPAC जो है शुरू में आसान लगता है, लेकिन जब लास्ट में सारे रूल्स हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा जिसने ध्यान से नहीं देखा होता, थोड़ा सा रिवाइज नहीं करता ना, उसको थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है। तो वही खेल यहाँ पे, रिवाइज आपको डेली करना पड़ेगा। टॉपिक को आसान करके समझाने का काम मेरा है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हंसी मजाक से नहीं, आसान करके समझा देंगे। ठीक है, चलो, बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं। जो जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे क्लास में वो तो करने ही हैं। उसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस शीट वगैरह इसकी अपलोड होगी, IUPAC की भी दी थी शायद ना, तो वो अपलोड होगी, तो वो आपको कर लेनी है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो। ठीक है, ऐसे लाइटली मत लेना कि ऐसा नाम नहीं है तो क्या ही क्वेश्चंस होंगे इनके। एक बार जो है संडे को जो पेपर हुआ, जिसने नहीं किया वो करके देखना। और बायो के अंदर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है वो करके देखना, मजा आएगा आपको। ठीक है, आगे जो भी टेस्ट होंगे उनमें भी स्टेटमेंट वाले हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो बायो हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आसान टॉपिक है, समझोगे तो आसान है, वरना तो कंफ्यूज करने वाला है भाई। ठीक है, शुरुआत करते हैं आइसोमेरिज्म की। होता क्या है ये? ठीक है, ध्यान से सुनना। आइसोमेरिज्म, आपको दो कंपाउंड दे दिए गए हैं, एक कंपाउंड इधर रख दिया, एक कंपाउंड इधर रख दिया। बोला ठीक बात रख दिया भैया, दो कंपाउंड हमें दे दिए गए हैं। अब आपको कहा कि भैया ये बताओ ये दोनों आपस में आइसोमर हैं या नहीं है। तो आप क्या कहोगे? हमें क्या पता भाई, नहीं है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता क्या, वही समझा रहा हूं। आइसोमेरिज्म उसको बोलते हैं जब दो या फिर दो से अधिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड, कंपाउंड यौगिक समझते हो ना, कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहते हैं, चलो हिंदी में ले लेते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो तो उनका सेम है, लेकिन उनके गुण जो है ना वो अलग अलग हैं। उनके गुण क्या है? अलग अलग हैं। दो कंपाउंड आपको दिए गए हैं, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला, अणुसूत्र जो है वो बिल्कुल ही समान है, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि दोनों के गुण अलग अलग हैं। ये क्या बात हुई? जैसे बात हुई कि मेरी हाइट 6 फुट है और मेरे पास एक और लड़का खड़ा है, उसकी हाइट भी 6 फुट है, मतलब हमारी जो है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। जैसे ऐसे समझो, हाइट छोड़ो, ऐसे समझो, दो जुड़वा हैं और उनकी हाइट और उनके नैनक्स, शकल, कलर सब कुछ सेम है, उनका सब कुछ सेम है। तो मतलब दिखने में सेम है, लेकिन उनके गुण क्या है? अलग अलग हो सकते हैं। एक पढ़ने में बढ़िया है और दूसरा भाई गाने में बढ़िया है। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये क्या है? अणुसूत्र दोनों यौगिक के समान है, लेकिन उनके गुण अलग अलग हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को क्या कहते हैं अपन? आइसोमेरिज्म कहते हैं, समवायवयता कहते हैं। ठीक है, अब जो भी ये निकल गया है बस यही सही है। ठीक है, चलो समझ में आई आइसोमेरिज्म क्या होता है? मैं कह रहा हूं दो आपको यौगिक दे रखे हैं, दो या फिर दो से अधिक यौगिक, दो या फिर दो से अधिक कंपाउंड्स जिनके अणुसूत्र सेम है, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उन दोनों के गुण अलग अलग हैं। जैसे मैंने आपको जुड़वा का एग्जांपल लेके बताया, दोनों क्या है? दिखने में हाइट वाइट सब कुछ सेम होती है उनकी, लेकिन एक मान लो पढ़ने में बढ़िया है, दूसरा गाने में बढ़िया है, एक डांस में बढ़िया है, दूसरा एक्टिंग में बढ़िया है। गुण अलग अलग हो गए ना, दिखने में सेम है लेकिन गुण अलग अलग हो गए। इसी को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यहां पर जो है वो दोनों यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है लेकिन उनके गुण अलग अलग हैं, वो दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोमर हो गए। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। समझ में आई बात? तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि दो यौगिक हैं, दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन गुण अलग अलग हैं जी। ठीक है, अब चलो इसकी डेफिनेशन आपको लिखी हुई क्या है वो देख लो।
दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो समान होते हैं, बिल्कुल बता दिया मैंने आपको, लेकिन गुण जो है वो भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है, भिन्न मतलब अलग अलग, ठीक है। वह समवाय आइसोमर कहलाते हैं, छोड़ो यार, है ना, आइसोमर कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? दो यौगिक, दो या फिर दो से अधिक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके गुण अलग अलग, उनको क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। और इस परिघटना को, इस परिघटना मतलब फिनोमिना, इस परिघटना को क्या कहते हैं? अपन आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ में आई या नहीं आई? आई। तो आइसोमेरिज्म की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन पता है ना तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। इन्हीं चीजों पर सारी चीजें बेस्ड होंगी। वापस मैं बोल रहा हूं, दो या फिर दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके गुण जो हैं वो अलग अलग हैं। अब यहां पर जो है ये, यहां पर इतनी सारी रामायण जो लिखी हुई है, ये इतनी सारी जो लाइंस लिखी हुई हैं, इन सब का जो है आपको काम की बातें वो क्या है? वो ये है कि अणुसूत्र जिनका सेम होगा और गुण जिनके भिन्न होंगे उनको अपन क्या कह सकते हैं? आइसोमर कह सकते हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे अपन? आइसोमरिज्म कहेंगे। समझ में आई या नहीं आई? आई क्या? वापस जिनका अणुसूत्र सेम है, ठीक है, और गुण उनके अलग अलग होने चाहिए, उनको आप आइसोमर कह सकते हो। ठीक बात है, आगे चले। चलो अभी आपको एक फ्लो चार्ट दिखेगा। ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आइसोमर कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों के भी कितने प्रकार होते हैं वो सारे आपको इस फ्लो चार्ट में दिख जाएंगे। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपन इसी सीक्वेंस में जो है अपन इनको एक एक को पढ़ने वाले हैं, कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए पहले ही आपको जो है इस चार्ट में सारी चीजें दिखाई हुई है कि भैया ऐसे ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे प्रकार होते हैं। तो कैसे कैसे प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोमरिज्म की। ठीक है, आइसोमरिज्म की डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं, क्या होता है समझ में आपको आया है। चलो ठीक है, अब हिंदी वाले नाम भी यहां पे लिखे हुए हैं। अब ये नाम जो है वो मेरे बोलने में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं बोलूंगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो मैंने एक तो पहली बार आइसोमेरिज्म, मेरे को पता भी नहीं था आइसोमेरिज्म को हिंदी में ये कहते हैं। तो मैंने हिंदी वाले एनसीईआरटी जो है, मैं तो इंग्लिश से ही पढ़ता था ना, तो मैंने हिंदी वाले एनसीईआरटी आज ही खोली और उसमें ये नाम था। तो ये अब समावयवता, ठीक है, पढ़ तो सकता हूँ ना, पढ़ तो सकता हूँ, लेकिन पता नहीं वो सही पढ़ रहा हूँ गलत पढ़ रहा हूँ, पता नहीं। तो इसको आइसोमेरिज्म के नाम से ये फेमस है, आइसोमेरिज्म अपन बोलेंगे। ठीक है, चलो आइसोमेरिज्म जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संरचनात्मक और दूसरा होता है आपका त्रिवियम। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्टीरियो। ठीक है, आइसोमेरिज्म जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अब यार ये हिंदी वाले नाम जो है केमिस्ट्री में बहुत हार्ड होते हैं, जो मेरे जैसे लोगों के लिए काफी हार्ड बन जाते हैं पढ़ने में। ठीक है, चलो ठीक है। आइसोमेरिज्म जो है समझने से मतलब रखो, चीजें लिखी हुई हैं सारी हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, आइसोमेरिज्म जो वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में क्या कह देंगे? संरचनात्मक समवायवता। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नहीं आ रहा पढ़ने में, नहीं आएगा। चलो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ में आया? आइसोमेरिज्म जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक बात है। अब यार ये दो प्रकार किसके हैं? आइसोमेरिज्म के हैं। पढ़ाऊंगा अलग अलग आपको कि स्ट्रक्चरल किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, संरचनात्मक किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, और त्रिविम किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो बताऊंगा आपको सारी चीजें, अभी बस समझो कि किसके कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने कहा समावयवता। आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म जो उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है उसके एक भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? एक होता है आपका चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है आपका मेटामेरिज्म, चौथा होता है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और पांचवा होता है आपका टोटोमेरिज्म, और छठवां होता है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आपकी एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो उसमें चार ही इसके प्रकार दे रखे हैं। जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसके चार ही प्रकार दे रखे हैं। कौन कौन से? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म। टोटो और रिंग चेन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अपन करेंगे जी, करेंगे, क्वेश्चन आते हैं इनसे। ठीक है, मतलब यहां पे सीक्वेंस में नहीं दे रखा, लेकिन आगे जो चैप्टर्स अपन बढ़ेंगे उनसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इसलिए अपन यहां इसको साथ में पढ़ेंगे ना। मतलब दे रखे हैं लेकिन इस टॉपिक में नहीं दे रखे, अपनी सिलेबस में है। ठीक है, चलो उसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जब अपन बात करते हैं तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो प्रकार हैं।
ठीक है। एक बार मैं वापस चलता हूं, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में बोलने के चक्कर में थोड़ी सी मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो गई होगी। वापस मैं बोलता हूं, और हिंदी में जिसको देखना है वो यहाँ पर लिखी हुई है सारी चीजें, वो देख सकता है स्क्रीन पे, ठीक है। मैं बड़ी भी कर दूंगा थोड़ी देर में, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आइसोमरिज्म जो है, इसको फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक में बना लेना भाई, है ना, क्योंकि नोट्स तो आपको काफी टाइम बाद में मिलते हैं, जब खत्म होगा तब मिलेंगे आपको ना। मैं यार आपको लगता होगा कि यार हर लेक्चर के देने चाहिए, लेकिन यार एक लेक्चर का दूंगा तो फिर वो एक साथ में दूंगा तो आपको एक साथ में मिल जाएंगे नोट्स। आगे आप कहोगे तो एक लेक्चर की भी दे देंगे, आप जैसा आप बोलोगे वैसे चल लेंगे। चलो, आइसोमेरिज्म जो वो दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भैया। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो 6 प्रकार का है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो 2 प्रकार का है, ठीक बात है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला मेरे साथ साथ में बोलते जाओ। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है मेटामेरिज्म, चौथा है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और पांचवा है टोटोमेरिज्म, और छठवां है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। 6 प्रकार हो गए। वहीं मैं बात करूं आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो उसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और दूसरा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। बस ये इसका मैंने आपको वर्गीकरण बता दिया, पूरा एक फ्लो चार्ट के अंदर आपको बता दिया। चलो ठीक बात है भैया। अब इनको अपन एक एक को पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म अपन ने बात कर ली, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है वो अपन को बात कर ली। अब पहले चलेंगे अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे, ठीक है, और उसके बाद में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एक एक प्रकार को अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आ जाओ। चलो, संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम में आपको पता लग रहा है। आइसोमेरिज्म का मतलब आप जानते हो, बिल्कुल भैया जानते हैं, जिसमें गुण अणुसूत्र जो वो सेम हो और गुण जो है वो अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं अपन? उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। भैया आइसोमेरिज्म तो हमें पता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? तो जहां पर संरचना में भिन्नता होगी उसको संरचनात्मक आइसोमेरिज्म कहते हैं। डेफिनेशन देखो भाई, वो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, पता ये बात तो हमें ना, होते हैं लेकिन संरचना भिन्न होती है, बता दिया मैंने आपको। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, बिल्कुल भैया अणुसूत्र तो समान होने चाहिए तभी तो आइसोमेरिज्म होंगे। अगर आइसोमेरिज्म ही नहीं है तो फिर संरचनात्मक की तो कहानी नहीं आती, पहले तो उसको आइसोमर होना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे यौगिक जिनके गुणसूत्र जो है वो तो समान है, जिनके गुणसूत्र तो समान है। अब देखो क्लास लेना अब आने लग गई, इतनी देर नहीं आ रही थी, ठीक है, कम हो गई भाई ऐसे। चलो, जिनके अणुसूत्र तो समान है लेकिन डिफरेंस कहां रहा है? उनकी संरचना जो है वो अलग अलग है। अभी एग्जांपल से बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वापस एक बार डेफिनेशन सुन लो। यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है और उनकी संरचना भिन्न है, उसको क्या कहेंगे अपन? संरचनात्मक आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, अब संरचनात्मक जो समावयवता है, जो उसके प्रकार कौन कौन से हैं वो देखो भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलूंगा तो पता नहीं लगेगा। समावयवता, ठीक है, चलो कौन से प्रकार है वो ध्यान से देखो भाई। एक है आपका चेन आइसोमेरिज्म, बता चुका हूं आपको, दूसरा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है मेटामेरिज्म, चौथा है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पांचवा है आपका टोटोमेरिज्म, और छठवा है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। संरचनात्मक आइसोमेरिज्म का मतलब समझ गए आप? क्या मतलब बताया मैंने आपको कि जिनकी अणुसूत्र समान है लेकिन जिनकी संरचना जो है वो अलग अलग होगी, संरचना अलग अलग होगी, और गुणसूत्र जो गुणसूत्र बोल रहा हूं, अणुसूत्र जो है वो समान है और उनकी संरचना अलग अलग है, उसको क्या कहेंगे अपन? संरचनात्मक बोल देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म से। चेन आइसोमेरिज्म हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता, ठीक है, श्रृंखला समावयवता, और इंग्लिश में कहते हैं इसको चेन आइसोमेरिज्म, ठीक बात है। चलो, नाम से पता लग रहा है चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब तो हमें पता है, क्या पता है? कि जिनके अणुसूत्र समान हो और गुण जो है वो भिन्न हो, गुणसूत्र बोलो, गुण जो भिन्न हो, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक बात है। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? जिनके अणुसूत्र समान है और उनकी चेन जो है ना, मेन चेन की बात कर रहा हूं, अपन ने आईयूपीएससी में बहुत पढ़ी है मेन चेन, ठीक है, कौन सी अपन मेन चेन चूज करेंगे वो यहां पर भिन्न होगी, ठीक है। तो समान अणुसूत्र है लेकिन पेरेंट चेन भिन्न होगी। पेरेंट चेन कह लो, मेन चेन कह लो, जो जी करे वो कह लो, ठीक है। मेन चेन आप सब समझते हो, जिसने आईयूपीएससी पढ़ा है वो सब समझते हैं कि मेन चेन कौन सी होती है, जो मुख्य श्रृंखला किसे कहते हैं। अगर आपको एक कंपाउंड दे रखा है, ये वाला कंपाउंड मान लो, तो इसमें मेन चेन कौन सी होगी, ठीक है, जिसमें अधिक से अधिक कार्बन होंगे उसको मैं मेन चेन मानूंगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? मेन चेन हो जाएगी, ठीक है, और ये शाखा हो जाएगी।
इसमें मेरी मेन चेन कौन सी होगी, ये वाली मेरी मेन चेन हो जाएगी और ये शाखा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्या बोल रहा है ये, चेन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं कि वो यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है लेकिन उनकी पेरेंट चेन जो है ना, जो मुख्य चेन है, जो मेन चेन है, वो अलग अलग है। वापस सुनो ध्यान से, क्या होता है ये बहुत आसान है, आसानी से समझोगे, समझ में आएंगी चीजें। मैं ये कह रहा हूं चेन आइसोमेर किसे कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, वो यौगिक जिनके गुणसूत्र जिनके अणुसूत्र समान है और पेरेंट चेन जो है, जो मुख्य चेन है, जो मेन चेन है, वो अलग अलग है। अब अपने एग्जांपल से समझते हैं, समझ में आएगा। एग्जांपल आपके सामने ये रहा, ये दो आपके सामने, इनको मैं नाम दे देता हूं। ये यौगिक मान लो ए है और ये मान लो बी है। चलो ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आपको ये दो यौगिक दे दिए ए और बी, और आपको कहा कि हमें ये बात बताओ कि इनमें कौन सा आइसोमर है, ये बताओ हमें। तो कौन सा आइसोमर है वो चेक करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, सब आइसोमर में एक चीज कॉमन आएगी आपके सामने। जितने भी आप आइसोमर पढ़ोगे सब में आपको एक चीज कॉमन देखने के लिए मिलेगी कि भैया सबका अणुसूत्र जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तभी उनको आइसोमर कहेंगे, क्योंकि आइसोमर की डेफिनेशन ये है। अरे जब आइसोमर होगा तभी तो वो किसी का प्रकार होगा ना। ऐसा हो सकता है क्या भाई, आइसोमर तो है ही नहीं और प्रकार तो सबका हो गया वो। अगर ऐसा हो सकता है क्या कि भाई आइसोमर तो नहीं है लेकिन चेन आइसोमर है, ऐसा हो सकता है नहीं। अरे आइसोमर है तभी वो चेन आइसोमर हो सकता है ना, आइसोमर है तभी वो पोजीशन आइसोमर हो सकता है। ठीक है, अगर वो आइसोमर ही नहीं है तो इनकी तो कहानी खत्म है ना, चेन आइसोमर पोजीशन ये हो ही नहीं सकते फिर तो सबसे पहले अपन को क्या चेक करना है, हर आइसोमर में चेक करेंगे कि अणुसूत्र जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो चेक कर लेंगे अपन। जितने भी अपन को यौगिक दिए हुए होंगे उन सब के अपन अणुसूत्र चेक कर लेंगे। अगर वो अणुसूत्र जो है वो समान आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे भाई कौन सा आइसोमर इनमें है। अभी अपन ने सिर्फ चेन पढ़ा तो अपन चेन चेक करेंगे, उसके बाद में अपन पोजीशन और आगे की जो पढ़ लेंगे तो अपन सबको एक साथ में भी चेक करेंगे। ठीक है, तो कुछ अपन को कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत सारे आइसोमर अपन को देखने मिलेंगे, तो वहां पर अपन प्राथमिकता देंगे कि कौन से आइसोमर को ज्यादा प्राथमिकता है। अपन आगे पढ़ेंगे, समझ में आएंगी चीजें। अब आपको दो कंपाउंड आपको सामने हैं, एक का नाम दे दिया मैंने ए, दूसरे का नाम दे दिया मैंने बी। अपन को चेक करना है कि ये आइसोमर है या नहीं है। सबसे पहले तो आइसोमर की बात करेंगे, उसके बाद प्रकार पर चलेंगे। तो आइसोमर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अणुसूत्र चेक करना पड़ेगा। अणुसूत्र देखो भाई, अणुसूत्र बी वाले का अणुसूत्र क्या होगा बताओ मुझे, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन, चार कार्बन है जी, C4 है। ठीक बात है। उसके अलावा कितने हाइड्रोजन है, अब यहां तो सीधे सीधे ले रखे हैं इसलिए अपन ने गिन लेंगे इसमें, है ना। लेकिन अपन को ऐसे मान लो, आगे देखो ऐसा दे दिया कुछ, तो अपन वहां गिन पाएंगे कि हाइड्रोजन, है ना। और हाइड्रोजन गिनने बैठ के तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो इसका अब आगे मैं आपको जुगाड़ भी बताऊंगा ना, तो आपको हर बार गिनने नहीं पड़ेंगे, ना सोचना पड़ेगा कि भाई कितने हाइड्रोजन है कितने नहीं है। ठीक है, चलो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 यहाँ पे हाइड्रोजन है। अभी इतना देखो, आप जितना बता रहा हूँ उतना देखो। C4H10 ये इसका अणुसूत्र हो गया। चलो इधर आते हैं, ए वाले का अणुसूत्र देखते हैं। इसका अणुसूत्र देखते हैं। अणुसूत्र 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें, C4। कितने H हैं, वही 10 H हैं इसमें भी, 3 और 3 6 और 4 10। ठीक है, तो 10 हो गए। मतलब क्या है, इसका अणुसूत्र और इसका अणुसूत्र समान है, और जब अणुसूत्र समान आ गए मतलब क्या है कि भैया आइसोमर तो ये हैं। तो यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई कि आइसोमर तो ये है। ठीक बात है। अब बात करते हैं चेन आइसोमर है कि है नहीं। ठीक है, आइसोमर तो है लेकिन चेन आइसोमर है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो चेन आइसोमर की डेफिनेशन क्या कहती है, चेन आइसोमर की डेफिनेशन ये कहती है कि अणुसूत्र तो समान होगा, बिल्कुल आ गया समान, लेकिन इनकी जो मेन चेन होगी, जो पेरेंट चेन होगी वो भिन्न होगी, जो मेन चेन होगी वो भिन्न होगी। देख लेते हैं, आ जाओ। इसमें मेन चेन क्या है, बिल्कुल यही मेन चेन है, सीधी सीधी मेन चेन है। मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन को मैं लिखूंगा पेरेंट चेन, और शॉर्ट में उसको लिख दूंगा पीसी। ठीक है, एक बार मैं पेरेंट चेन लिखूंगा, आगे से मैं पीसी लिखूंगा। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट चेन। ठीक है, मेन चेन कह लो पेरेंट चेन कह लो, एक ही चीज है। ठीक है, चलो इसमें कितने कार्बन है जी मेन चेन में, ये लो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो यहाँ के क्या लिख दूंगा मैं भाई, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। इधर आओ बी वाले में, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से लेंगे ना।
इसमें मेन चेन चूज करो, ये वाली मैं मेन चेन मानूंगा, बिल्कुल मान लेंगे, ठीक है, 3 कार्बन की है। तो इसमें पेरेंट चेन जो है, मुख्य जो चेन है, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है। अब मुझे एक बात बताओ, अणुसूत्र दोनों का सेम है, इसमें C4H10, ठीक है, इसका अणुसूत्र भी सेम, लेकिन इनकी देखो जो पेरेंट चेन है ना वो अलग अलग है, इसमें 4 कार्बन की है, इसमें 3 कार्बन की है। अरे समझ में आई या नहीं आई? तो पेरेंट ये कौन सा आइसोमर हो गया? चेन आइसोमर हो गया। डेफिनेशन पूरी कर रहा है। चेन आइसोमर की डेफिनेशन क्या होती है कि अणुसूत्र समान होना चाहिए और चेन जो है उसमें जो पेरेंट चेन है वो भिन्न होनी चाहिए। तो इनका अणुसूत्र तो सेम है लेकिन इनकी पेरेंट चेन जो है ना वो भिन्न भिन्न है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? चेन आइसोमर, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? CI, नहीं है? तो अपन क्या लिखेंगे? A और B CI, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, A और B CI है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा? यहां पे इसका शॉर्ट में भी नाम लिख देता हूं मैं। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? CI, ठीक है। अब पूरा नहीं लिखेंगे ना चेन आइसोमरिज्म, CI लिखेंगे ना, CI से समझ आना। अगला वाला कंपाउंड देखो, आगे देखो, इनको नाम दे देता हूं मैं। इसको नाम दे दिया, मान लो C दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने D दे दिया, ठीक है। इनको देखो, और इसको मैं देता हूं E, ठीक है। अब मुझे बताओ CDE 3 कंपाउंड आपको दे रखे हैं और तीनों को देख बताओ आपस में आइसोमर है या नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? अणुसूत्र चेक करेंगे। कितने कार्बन है जी इसमें? 1 2 3 4 5। अब अणुसूत्र देखेंगे हम, आपको सीधा सा बताऊं, कब तक लिखेंगे भाई? C4 ये H10 रेखी कब तक लिखेंगे? हाइड्रोजन कब तक गिनेंगे, है ना? ऐसे आगे आपके सामने तो हाइड्रोजन गिन पाओगे क्या? नहीं गिन पाओगे, ठीक है। मैं गिन तो लोगे लेकिन फालतू में दिमाग खराब होगा ना। सीधी सीधी आपको क्वेश्चन करना है ना यार। क्वेश्चन करने के लिए सीधी सीधी बात ये है कि आपको क्या करना है? कार्बन गिन लेना है, गिन लिया कार्बन, उसके बाद में देख लो कि उसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर नहीं है, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो बस आपको सिर्फ कार्बन से मतलब है, ठीक है। आप जब भी कोई आपको यौगिक दिया जाए उसमें आप ये चेक करो कि उसमें कार्बन कितने हैं। कार्बन के अलावा उसमें फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये तो नहीं है ना। अगर ये नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है वो देख लो, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। 5 कार्बन है, ठीक बात है। अगले वाला देखो, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। 5 कार्बन इसमें और 5 कार्बन इसमें, ठीक है। तो मतलब अणुसूत्र इनका सेम आएगा, ठीक बात है। आपस में बोल रहा हूं, अणुसूत्र आपको आप लिखना चाहो लिख सकते हो भाई, ठीक है। आपको सबको सिखा रखी है मैंने कि कैसे हाइड्रोजन वगैरह चेक करते हैं, IUPAC में सिखाया था बढ़िया से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूँ कि कब तक आप हाइड्रोजन चेक करोगे। अब ये ऐसा आपको स्ट्रक्चर दे दिया, अब आपको पता है, लेकिन यहाँ पे H3 है, ठीक है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे H2 है, ठीक है, CH2 है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, यौगिक दे रखा है, उसमें आप चेक करो कितने कार्बन है। अगर उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो एक H कम हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, सीधा सीधा चीज है, यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों में नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक बात है। चलो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका अणुसूत्र समान है। इसका देख लेते हैं कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और इसमें कोई वो है क्या? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो तीनों का अणुसूत्र तो क्या है? सेम है, ठीक है। अणुसूत्र क्या आ गया यहाँ पे? सेम आ जाएगा। तो ये आप बात ध्यान में रखना अपने, है ना। क्या बताया मैंने कि आपको क्या चेक करना है? आपको चेक ये करना है कि कार्बन बराबर है क्या, उसके अलावा देख लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ क्या? नहीं लगा हुआ है तो बस काम बन गया आपका, ठीक है। अणुसूत्र तो सेम आ गया जी। अब आइसोमर चेक कर लेते हैं। कौन सा आइसोमर पढ़ रहे हैं अपन? चेन आइसोमर। तो इसमें देख लेते हैं चेन आइसोमर की डेफिनेशन क्या है कि भैया अणुसूत्र तो सेम होना चाहिए, बिल्कुल है जी। उसके अलावा इनकी जो पेरेंट चेन है, जो मुख्य चेन है, वो भिन्न होनी चाहिए। सी वाले में पेरेंट चेन ये है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? अपन कॉमन नेम में पढ़ भी चुके हैं। क्या कहते हैं इसको? एन पेंटेन। क्या कहते हैं इसको? एन पेंटेन कहते हैं, ठीक है। इसमें तो मुख्य चेन ये हो गई। दूसरे की बात करूं, इसमें मुख्य चेन कौन सी होगी? ये वाली मुख्य चेन होगी। इसमें मुख्य चेन कितने कार्बन की है जी? 5 कार्बन की ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे PC। पेरेंट चेन को शॉर्ट में क्या लिखूंगा? PC लिख रहा हूं मैं ना। 5 कार्बन की है। इसमें PC कितने कार्बन की है जी? इसमें PC कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है, ठीक बात है। और इसका नाम मैं क्या लिखूंगा? इसका नाम भी मैंने आपको बताया कि एक कार्बन पे अगर 2 CH3 जुड़े हुए हों, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन? आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो।
इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ठीक है, अगला वाला देखो भाई, ई वाले कंपाउंड में देखो, ई वाले कंपाउंड में देखो मेन चेन कितने कार्बन की, ये वाली मान लो मेन चेन है, ये वाली क्या है, मेन चेन है, मुख्य चेन यही है। ठीक है, तो कितने कार्बन की है, पीसी कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। ठीक है, 3 कार्बन की, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन से जब, ठीक है, 4 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हो तो उसे क्या कहते हैं, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। चलो अब देखो, अब मैंने क्या बताया आपको, सीआई की डेफिनेशन क्या बताई, सीआई क्या होता है, चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर की मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि गुणसूत्र बोलो, अणुसूत्र जो समान होना चाहिए, बिल्कुल समान है। उसके अलावा आपको जो पेरेंट चेन है वो इनकी भिन्न होनी चाहिए। देख लो भाई, सी में कितने हैं, 5 कार्बन, डी की पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ई की में कितने, 3 कार्बन, सब में अलग अलग भिन्न पेरेंट चेन है, मतलब ये क्या है, सीआई है। क्या है, सीआई। तो सी, डी और ई आपस में क्या है, सीआई है। अरे समझ में आया या नहीं आया, सीआई चेक करना आ गया, चेन आइसोमर देखना आ गया ना। अणुसूत्र सेम होना चाहिए, पेरेंट चेन जो है वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए, अगर वो भिन्न भिन्न है तो वो चेन आइसोमर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या कहता है, सीआई है या नहीं, आपको ये बताना है। कंपाउंड्स आपके सामने हैं, आपको ये देखना है कि सीआई है या नहीं है। चलो आपके सामने कंपाउंड है, नाम दे देता हूं मैं इसको, ये मान लो ए कंपाउंड है, ये मान लो बी कंपाउंड है। आपको ये देखना है सीआई है या नहीं है। वीडियो पॉज मारो, देख लो, अभी मैं रुक भी रहा हूं तो देखते देखते सोल्व करो और अपना आंसर जो कमेंट सेक्शन में दो, ए और बी सीआई है या नहीं है, यस या नो, जल्दी से कमेंट में आंसर आना चाहिए। बताओ भाई, ए और बी है जो है वो सीआई है या नहीं है, बताओ। चेक करें, चलो जो मेन चेन है, ठीक है, सबसे पहले तो अणुसूत्र चेक करेंगे, कैसे करेंगे, अणुसूत्र चेक करेंगे। ठीक है, फिर आएंगे मेन चेन पे। आइसोमर तभी तो, अणुसूत्र सेम है तभी तो अपन आइसोमर चेक करेंगे, अगर अणुसूत्र ही डिफरेंट आ गया तो फिर तो आइसोमर चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो कितने कार्बन है जी, 1 और 2 और 3 4 5 6 7 8 9 हो गए क्या, अब बस दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है जी, बिल्कुल 9 कार्बन है। ठीक है, 9 कार्बन है यहाँ पे। बी वाले के अंदर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 कार्बन नहीं है फिर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 6 7 8। अगर ऐसा है यहाँ पे 9 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन ही है, तो ये आपस में नहीं है भाई, सीआई नहीं होंगे, है ना। तो ए और बी आपस में सीआई नहीं है, सीधी सी बात हो गई ना, ए और बी सीआई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो सही था वैसे ना, लेकिन मैंने यहाँ पे करने में गलती कर दी। क्यों कर दी गलती, यहाँ पे शायद मैंने एक एक्स्ट्रा कार्बन लगा दी इस वजह से। ठीक है, कोई नहीं, गलत है तो गलत है, ऐसे भी क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने ना। तो ये अणुसूत्र नहीं है, अणुसूत्र समान नहीं है इनमें। क्यों सेम नहीं है भाई, कार्बन ही अलग अलग आ गए ना इनमें। इसमें देखो 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, मैं गलती गिन रहा हूँ क्या, नंबरिंग दे देते हैं, चलो नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही इसमें तो यार, 1 2 3 4 6 7 8 9, चलो सही है भाई अपना, है ना। ये अणुसूत्र में समान नहीं है तो ये आपस में क्या है, सीआई नहीं हो सकते, आइसोमर ही नहीं है। चलो अगला वाला देखो, अगला क्वेश्चन देखो ना, इसके अलावा एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सही होगा ना। चलो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका भी नाम दे देता हूं मैं, ए और बी आपस में है या नहीं है, बताओ। ए और बी जो आपस में सीआई जो है वो है या नहीं है, बताओ जल्दी से। ए और बी आपस में सीआई है या नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ भाई। गिन लेते सबसे पहले तो कार्बन देखो, इनमें से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या इस कंपाउंड में, ए वाले में कोई नहीं है। फंक्शनल ग्रुप है क्या, कोई नहीं है। इस वाले बी वाले में देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, कोई नहीं है। फंक्शनल ग्रुप है क्या, कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो दोनों में बराबर कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं, तो क्या बोलो कि अणुसूत्र तो समान है इनमें। अणुसूत्र कह दो कि अणुसूत्र तो समान है, अणुसूत्र क्या है, सेम।
ठीक बात है, अणुसूत्र सेम है, ठीक बात है। अब अपन को अणुसूत्र सेम आ गया तो अपन को चेक करना है कि ये सीआई है या नहीं है ना, क्वेश्चन यही तो, सीआई है या नहीं है। तो देखो भाई सीआई की डेफिनेशन क्या है, अणुसूत्र सेम होना चाहिए। भैया बिल्कुल अणुसूत्र तो सेम है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अणुसूत्र की डेफिनेशन एक तो क्या होती है, आदि की डेफिनेशन क्या है, अणुसूत्र सेम होना चाहिए, और आदि क्या है, पेरेंट चेन जो वो डिफरेंट होनी चाहिए, पेरेंट चेन जो वो भिन्न होनी चाहिए। यहां पे पेरेंट चेन चूज करो। इसमें मेरी पेरेंट चेन क्या होगी, ए वाले में ये वाली पेरेंट चेन होगी, ये वाली में एक मुख्य चेन होगी, इसमें कोई शाखा वाखा है नहीं, बस नंबरिंग दे दो भाई, नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, ठीक है। तो पीसी में कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन है। भाई मैं बात करूं बी वाले कंपाउंड की, बी वाले को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। मेन चेन तो यही हो गया ना, ये तो शाखा हो गई एक, तो ये मेन चेन है और ये वाली क्या है, शाखा। चलो देखो भाई ए वाला कंपाउंड जो है इसमें देखो पीसी कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है, ठीक है। फिर आप देखो बी वाले कंपाउंड को देखो ध्यान से, बी वाले में देखो अपनी जो पीसी है, मतलब जो पेरेंट चेन है, जो मेन चेन है, जो मुख्य श्रृंखला है, वो कितने कार्बन की है जी, वो है आपके 5 कार्बन की है। कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। तो अपनी जो डेफिनेशन है चेन आइसोमर की, वो क्या कहती है, वो यही तो कहती है कि अणुसूत्र समान होना चाहिए, उसके अलावा जो मेन चेन है, जो पेरेंट चेन है, जो मुख्य श्रृंखला है, वो जो है वो भिन्न होनी चाहिए। और वो सारी जो डेफिनेशन है वो यहां इस कंपाउंड में लागू हो रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि हाँ भैया ए और सी, ए और बी आपस में सीआई है, ठीक है। तो ये आपस में सीआई है, और ये हमने आपको क्या किसका एग्जांपल बता दिया, ये देखो आपस में सीआई नहीं है, ठीक बात है। चलो आगे चलते हैं। अब अगला अपन आइसोमर देखेंगे, वो कौन सा है, पोजीशन आइसोमर। पहला अपन ने पढ़ लिया चेन आइसोमर, और ये किसके पार्ट है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर के पार्ट है। मैंने आपको देखो फ्लो चार्ट बताया था, आइसोमर के 2 भाग हैं, कौन कौन से, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के आइसोमर के जो है वो है 6 भाग, उसमें से अपन पहला पढ़ चुके हैं चेन आइसोमर, दूसरा अपन पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म को हिंदी में कहते हैं स्थिति, और बस वही वाला नाम, ठीक है, समावयवता, ठीक है, वही वाला नाम है, ठीक है। पोजीशन आइसोमर के नाम से अपन पढ़ेंगे। इसमें क्या है, बस वही है जो अपन ने चेन आइसोमर के अंदर पढ़ा था, वैसा ही होगा। सबसे पहली बात तो एक तो गांठ मान लो, आइसोमर में क्या पढ़ेंगे अपन, एक जो शब्द है वो तो आएगा ही आएगा, वो क्या है कि अणुसूत्र जो वो समान होना चाहिए। ये वाली लाइन तो हर जगह देखने मिलेगी। यहां पर पोजीशन आइसोमर में वही है, अणुसूत्र समान होगा, लेकिन शाखा या समूह की पोजीशन जो वो अलग अलग होगी। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या कहती है डेफिनेशन, डेफिनेशन ये कहती है कि अणुसूत्र समान होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो आइसोमर होगा, वरना तो आइसोमर ही नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो ये है, अणुसूत्र समान होगा। उसके अलावा जो शाखा लगी हुई होगी, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा, उसकी पोजीशन जो है ना वो अलग अलग होगी, ठीक है। शाखा फंक्शनल ग्रुप, इनकी पोजीशन जो है वो अलग अलग होगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखना, इनमें पेरेंट चेन जो वो सेम होगी। जैसे चेन आइसोमर जो था उसमें क्या है, पेरेंट चेन अलग थी, भिन्न होनी चाहिए। यहां पर पेरेंट चेन जो वो समान रहेगी। चलो आप समझते हैं क्वेश्चन से। ये आपके सामने 2 कंपाउंड दे रखे हैं, नाम दे देते हैं इनको। ये वाला मान लो ए कंपाउंड है, ये मान लो बी कंपाउंड है। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी में जो है अणुसूत्र सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अणुसूत्र समान है या नहीं है। सबसे पहले क्या देखो, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन दोनों कंपाउंड्स में 4 कार्बन है। लेकिन भैया मैं कह रहा हूं यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या नहीं है, लेकिन भैया यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक बात है, लगा हुआ मुझे भी दिख रहा है वो, ठीक है। 4 कार्बन है, बिल्कुल 4 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, अल्कोहल OH। तो मैं कह रहा हूं इसमें 4 कार्बन है, बिल्कुल है। इसमें भी 4 कार्बन है, बिल्कुल है। इसमें एक OH, इसमें भी एक OH, सब कुछ सेम चल रहा है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब सब कुछ सेम है भाई, कार्बन भी सेम है और OH भी दोनों में सेम आ रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं हाइड्रोजन की जो है ना, हाइड्रोजन की जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी हो रखी है, ठीक है। तो यहां पर आप इतना चेक कर लो, कार्बन की संख्या कितनी है, बराबर है जी दोनों में, ठीक है। और इसमें भी OH आ रहा है, सेम सेम, इसमें भी OH आ रहा है। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का खेल ही नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब अपन आगे देखेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का खेल नहीं है, नहीं है। तो इनका अणुसूत्र बिल्कुल समान है। तो ए और बी का अणुसूत्र तो समान है, अणुसूत्र क्या है, समान है। और जब अणुसूत्र समान आ गया ना, अणुसूत्र समान आ गया मतलब क्या है, ये बात तो क्लियर हो गई कि आइसोमर तो है। अब बात करते हैं कि पोजीशन आइसोमर है या नहीं है, ये पर को चेक करना है। और पोजीशन आइसोमर की डेफिनेशन क्या कहती है कि अणुसूत्र सेम होना चाहिए, बिल्कुल भैया समान तो है, अणुसूत्र समान है। और जो शाखा
और जो फंक्शनल ग्रुप ही शाखा या फिर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसकी पोजीशन जो है ना वो अलग अलग होनी चाहिए दोनों यौगिक में, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे कोई शाखा है क्या? नहीं भैया, यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा? अल्कोहल OH लगा हुआ है। इसमें कोई शाखा है क्या? नहीं है। इसमें क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप है। अब आप यहां पे नंबरिंग मार दो, क्या करो? नंबरिंग कर दो। यहां नंबरिंग कहां से करूंगा मैं? यहां से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देते हैं अपन, है ना। तो 1 2 3 4, फिर यहां से इधर यहां से देंगे, 1 मिनट, 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में एक चीज चेक करो आप, है ना। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है जी? 1 नंबर पे। इस बी वाले में कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। समझ में आई या नहीं आई? ए वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे आ रहा है। बी वाले में कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। अणुसूत्र दोनों का समान है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग आ रही है, इसलिए कौन सा होगा? ये पोजीशन आइसोमर होगा। कौन सा आइसोमर? पोजीशन। तो ए और बी, ए और बी, ए और बी आपस में क्या है? आपस में क्या है? पीआई है। क्या है? पीआई। पोजीशन आइसोमर को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पीआई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीआई लिखेंगे शॉर्ट में, है ना। तो ध्यान में रखना भाई, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे? पीआई लिखेंगे। उसको चेन आइसोमर क्या लिखेंगे? सीआई। इसको क्या लिखेंगे? पीआई, ठीक है। और ये पेरेंट चेन में सेम होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपके सामने कि पीआई है या नहीं है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ए वाले कंपाउंड क्या लिखोगे आप? IUPAC नाम जब लिखोगे तो उससे पता लग जाता है ना। IUPAC में लिखते हैं ना कि कितने पे आपका OH आ रहा है, ये पता लगता है ना अपन को, ठीक है। मान लो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 ओल, है ना, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नाम पता लग गया ना, नाम से लग रहा है इसमें 1 पे ओल आ रहा है, मतलब 1 पे OH है, तो IUPAC लिख सकते हो। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है पीआई है या नहीं है। आपके सामने कंपाउंड दे रखे हैं और कह रहा है कि पीआई है या नहीं है। चलो जी शुरुआत करते हैं। इसको मान लो दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। नाम दे दिया, अब चेक करो भाई ए और बी आपस में पीआई है या नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले आप अपना आंसर जो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना भाई, ठीक है। ए और बी आपस में पीआई है या नहीं, करते जाओ, करोगे तो आएगा मजा। ऐसे बैठे बैठे देखोगे यार कोई मजा नहीं है भाई, कोई फिर मतलब नहीं बनता ना बात पढ़ने का। जब तक खुद पेन नहीं उठाओगे तब तक नहीं मजा आएगा। तो इसलिए नोट्स भी और क्वेश्चन भी साथ साथ में करते जाना। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप कर रहे हो, ठीक है। बाकी तो मुझे कौन सा दिख भी रहा है यार आप कर रहे हो नहीं कर रहे, ठीक है। मैं कह सकता हूं आपको, चलो पीआई है या नहीं चेक करो। ए और बी को ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या चेक करना होता है आपको? अणुसूत्र समान है या नहीं है। लिख लो भाई अणुसूत्र, देखो अणुसूत्र। और अणुसूत्र कैसे देखते हैं? अगर आपकी आंखें सही ढंग से काम कर रही हैं, चश्मा लगा के भी या फिर बिना चश्मे के भी सही से काम कर रही हैं, तो आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? कितने कार्बन है जी गिन लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। दोनों में 4 कार्बन है, बिल्कुल 4 कार्बन है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, दोनों में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? बिल्कुल भैया, एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? अमाइन है, NH2 दे रखा है, ठीक बात है। तो इसमें 4 कार्बन है, बिल्कुल 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। यहां पे NH2 है, यहां पे भी NH2 है। बराबर होगी ना सारी बातें, सारी चीजें बराबर आ रही हैं यार। अरे मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहे, उसमें गलती होगी आपकी, है ना। तो गिनो ही मत ना हाइड्रोजन को, आप सारी चीजें चेक कर लो। अगर बराबर दिख रही है आपको, कार्बन की संख्या बराबर है, जो आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखा है वो भी अगर सेम है, तो फिर हाइड्रोजन तो अपने आप लग जाएगा, उसका टेंशन मत लो ना। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, बिल्कुल 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, और यहाँ पे एक NH2, यहाँ पे एक NH2, सब कुछ सेम है। तो यह कह दो अणुसूत्र इनका समान है। अणुसूत्र इनका क्या है? सेम है। और जब अणुसूत्र सेम आ गया मतलब ये क्या है? आइसोमर तो है। अब आपको चेक करना है ये पीआई है या नहीं है, मतलब पोजीशन आइसोमर है या नहीं है, अपन को ये चेक करना है। तो पोजीशन आइसोमर की डेफिनेशन क्या कहती है कि भैया अणुसूत्र समान होना चाहिए और जो आपका शाखा और जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, उनकी पोजीशन भिन्न होनी चाहिए। यहां पर देखो, इसका नंबरिंग दे देते हैं। नंबरिंग कहां से होगी? यहां से होगी जिस साइड में फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देनी होती है। 1 2 3 और 4 नंबरिंग दे दी मैंने। यहां से देखकर 1 2 3 4। अब एक चीज देखो, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे। और बी वाले में कितने पे आ रहा है? 2 नंबर पे।
अणुसूत्र सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन जो है ना वो अलग अलग आ रही है। एक में 1 पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, दूसरे में वो 2 पे आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है कि ये क्या है, पीआई है। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, ए और बी, ए और बी, ए और बी आपस में पीआई है। ठीक है, चलो अगला की देखो भाई ध्यान से, इसमें मैं नाम दे देता हूं इनको, इसको ए दे देता हूं, उसको बी दे देता हूं। बताओ ए और बी आपस में पीआई है या नहीं है, बताओ भाई क्या करना है आपको। सबसे पहले अणुसूत्र समान है या नहीं है, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, बराबर है सारा से काम। अब आप ये चेक कर लो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या दोनों में, किसी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई ग्रुप लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो सीधी सी बात है दोनों का अणुसूत्र समान है। ठीक है, तो अणुसूत्र सेम आएगा, अणुसूत्र सेम है क्योंकि कार्बन की संख्या बराबर है तो सेम ही है। अणुसूत्र क्या लिख दिया मैंने, अणुसूत्र तो क्या आ गया, सेम आ गया। और जब अणुसूत्र सेम आ जाता है ना, जब अणुसूत्र अगर सेम आ जाता है तो कहानी फिर खत्म हो जाती है आइसोमर की। तो आइसोमर तो पक्का है। अब ये चेक करना अपन को पीआई है या नहीं है। तो पीआई के लिए क्या करते हैं अपन, पीआई की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन कीजिए, अणुसूत्र तो सेम होना चाहिए और जो ग्रुप या फिर जो शाखा लगी हुई है उसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। पोजीशन चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, नंबरिंग कर देंगे जी, कंपाउंड में कर दो नंबरिंग। ठीक है, जो आईयूपीएससी में सीखी थी अपन ने वही करेंगे, यहां से करेंगे क्योंकि यहां पे शाखा अपन को दूसरे पे मिल रही है। तो 1 2 3 4 ये 5 नंबरिंग कर दी मैंने, इसकी भी नंबरिंग मार देते हैं। अब इसमें नंबरिंग मैं इधर से कर लूं चाहे मैं इधर से कर लूं, मुझे शाखा जो 3 नंबर पे ही मिलेगी, है ना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे देखो साफ साफ मुझे दिख रहा है, यहां पे जो शाखा आ रही है वो 2 नंबर पे आ रही है और यहां पे शाखा जो है वो 3 नंबर पे आ रही है। मतलब सीधी सी बात है कि अलग अलग पोजीशन पे शाखा देखने को मिल रही है। तो डेफिनेशन यही तो कहती है, कि अणुसूत्र समान होना चाहिए और जो शाखा या फिर जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी पोजीशन जो वो अलग अलग होनी चाहिए। बिल्कुल पोजीशन यहाँ पे 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 3 पे आ रहा है। मतलब क्या है, ए और बी आपस में पीआई है, ए और बी आपस में पीआई है। ठीक बात है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले में देखो भाई 3 कंपाउंड आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है, और इनको आपको बताना कि ये आपस में पीआई है, यानी ए बी और ये सी। ठीक है, तीनों कंपाउंड्स आपके सामने, पीआई की डेफिनेशन आपको पता है, बिल्कुल पता है। अब इसका कॉमन नेम है यार, है ना, फेमस कंपाउंड है ये, ठीक है, और इसका नाम क्या है, क्रिसोल नाम है इसका। क्या है, क्रिसोल। क्या कहते हैं इसको, क्रिसोल, कॉमन नेम है इसका। मैंने आपको जो कॉमन नेम की शीट दी थी उसमें भी ये कंपाउंड है, तो इसका मैं नाम लिख देता हूं एक बार, बाद में लिखूंगा नाम, पहले अपन इसको सोल्व करते हैं ना। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अणुसूत्र। क्या चेक करेंगे, अणुसूत्र चेक करेंगे। ठीक है, अणुसूत्र सेम है या नहीं है, देखो ध्यान से। यहां पे रिंग है जी, बेंजीन है, इतनी देर देखो पहले बेंजीन रिंग है, तीनों में बेंजीन रिंग बराबर का काम है भाई, तीन है, तीनों में बेंजीन रिंग है। ठीक है, सेम यहां तक तो सेम है, सेम। ठीक है, सेम है। एक OH इसमें लगा हुआ है, एक OH इसमें लगा हुआ है, एक OH इसमें लगा हुआ है, बराबर का काम है, यहां तक तो अणुसूत्र सेम आएगा। ठीक है, यहां पर एक क्या लगी हुई है, शाखा लगी हुई है, यहां पे एक शाखा लगी हुई है, यहां पे एक शाखा लगी हुई है, तीनों में एक एक शाखा है, तीनों में एक एक OH है, और उसके अलावा क्या है, तीनों में बेंजीन रिंग है। तो मतलब क्या है, अणुसूत्र सेम ही आना है, और कॉमन सेंस की बात है, आंखों से दिख रहा है, अणुसूत्र सेम ही आएगा। ठीक है, तो इन तीनों का अणुसूत्र सेम आएगा। तो अणुसूत्र जब सेम हो जाएगा, अणुसूत्र जब सेम है मतलब ये आइसोमर तो है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि पीआई है या नहीं है, और पीआई की डेफिनेशन क्या कहती है कि अणुसूत्र सेम होना चाहिए, बिल्कुल भैया सेम है। उसके अलावा पीआई की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो ग्रुप या फिर जो शाखा लगी हुई है उसकी पोजीशन जो है वो भिन्न होनी चाहिए। तो वो चेक कर लेते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। यहां पे शाखा ग्रुप लगा हुआ, क्या बिल्कुल लगा हुआ है। कौन सा, एक तो OH लगा हुआ है, ये तो आपका ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या, देख लेते हैं। नंबरिंग करो, तीनों में नंबरिंग मार दो, तीनों कंपाउंड्स में नंबरिंग कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तीनों में मैंने नंबरिंग मार दी। ठीक है भैया, आपने नंबरिंग कर दी। अब आप एक चेक करो, इनमें पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है क्या भैया, इसमें शाखा भी लगी हुई है और उसमें ग्रुप भी लगा हुआ है। दोनों को देख लेते हैं, भाई ग्रुप की कोई पोजीशन चेंज हुई क्या, तीनों में एक एक नंबर पे जो है ग्रुप आ रहा है।
तीनों कंपाउंड्स में ग्रुप जो है वो एक एक नंबर पे आ रहा है, मतलब ग्रुप की पोजीशन तो नहीं बदल रही। अब हम किसको देखेंगे, शाखा को देखेंगे। ये शाखा की बदल रही क्या, इस वाले में 2 पे आ रही है शाखा, इस वाले में 3 पे आ रही है शाखा, इस वाले में 4 पे आ रही है शाखा। तो सीधा सा मतलब है कि शाखा की पोजीशन चेंज हो रही है। तो सीधी सी बात क्या लिख देंगे अपन, ए बी और सी और सी आपस में क्या है, आपस में क्या है, पीआई है जी, क्या है, पीआई है। ठीक बात है। अब इसका मैंने आपको कॉमन नेम बताया था, क्या बताया था, क्रीसोल। क्या कहते हैं इसको, क्रीसोल कहते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इस वाले का क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्रीसोल, ऑर्थोक्रीसोल, क्रीसोल। क्योंकि यहां पर देखो ये क्या किस पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। वही मैं बात करूं, इसका क्या नाम हो जाएगा, मेटाक्रीसोल, मेटाक्रीसोल। ठीक है, ये आपको बता रहा हूं, आपको याद रहे। बाकी मैंने आपको कॉमन शीट जो नेम की शीट दी थी उसमें ये सारे हैं, आपको याद होने चाहिए। ये मेन जो वो तो आपको याद होने चाहिए यार, है ना। पेराक्रीसोल, पेराक्रीसोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके सामने है, क्या कहता है, वही पीआई है या नहीं है वो चेक करना आपको। ए और बी, मैं 2 नाम दे देता हूं इनको, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी को चेक करो कि पीआई है या नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अणुसूत्र चेक करेंगे। कर लो जी, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, बिल्कुल 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 कार्बन है। यहां तक तो दोनों में सेम है, यहां तक तो अणुसूत्र दोनों का सेम है। दोनों में 6 कार्बन मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब चेक करते हैं कि इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मुझे नहीं दिख रहा मेरी आंखों से। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है क्या है, कौन सा, एल्डिहाइड, CHO जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, 6 कार्बन है और दोनों में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी CHO इसमें भी CHO। तो क्या है, अणुसूत्र सेम ही आएगा ना यार, कॉमन सेंस की बात है ना। दोनों में 6 कार्बन है और दोनों में CHO लगा हुआ है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज है ही नहीं, सेम है। तो क्या होगा यहां पे, क्या होगा, इसका जो अणुसूत्र है वो समान आएगा। तो अणुसूत्र क्या आएगा यहां पे, सेम आएगा। अणुसूत्र क्या आएगा, क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, जब अणुसूत्र सेम आ गया मतलब आइसोमर तो ये है। अब बात बनती है कि पीआई है क्या, नहीं है ना। तो पीआई की चेक करते हैं, पीआई की डेफिनेशन क्या कहती है। पीआई की डेफिनेशन यही कहती है कि अणुसूत्र सेम होना चाहिए, उसके अलावा ये पोजीशन जो है ना, जो ग्रुप या फिर शाखा लगा हुआ है यौगिक में, उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, वो अलग होनी चाहिए। तो देख लेते हैं पोजीशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, नंबरिंग मार दो दोनों कंपाउंड्स में। यहां से नंबरिंग करता हूं मैं, यहां से करूंगा नंबरिंग, क्यों, क्योंकि यहां पे कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो कार्बन वाले से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, है ना। तो एक, ये तो अपन आईपीएस में कर चुके हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये पीआई है क्या, ये पीआई है ही नहीं, पीआई ये है ही नहीं। क्यों नहीं है पीआई, इसलिए ये पीआई नहीं है, इसलिए ये पीआई नहीं है क्योंकि इनकी पेरेंट चेन जो वो सेम नहीं आ रही। एक मिनट में देखता हूं, कुछ कहीं गलती हुई है क्या मेरे से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पीआई नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पूरी नहीं हो रही, पेरेंट चेन जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पेरेंट चेन जो है वही अलग अलग आ रही है, पेरेंट चेन जो है वही अलग अलग आ रही है। तो ये पीआई तो नहीं है, पीआई तो ये नहीं है। ठीक है, तो क्या ये सीआई हो सकता है क्या, चेन आइसोमर हो सकता है क्या, बिल्कुल चेन आइसोमर हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि यहां पे अणुसूत्र सेम है और यहां पे देखो जो मेन चेन है ना, जो मुख्य चेन है वो यहां पे अलग अलग है। यहां पे 6 कार्बन की, यहां पे 5 कार्बन की है। तो पीआई नहीं है लेकिन सीआई है। क्या है, सीआई है। पीआई तो नहीं है ये, लेकिन क्या है, सीआई जरूर है। अरे समझ में आई या नहीं आई, आई क्या। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि पीआई नहीं है तो सीआई तो है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, पीआई नहीं है लेकिन सीआई है। ठीक है, और आपको मैं प्रायोरिटी का ऑर्डर बताऊंगा, जो पीआई और सीआई अगर दोनों किसी में हो तो सीआई को आपको टिक मारना होता है। क्यों, क्योंकि सीआई जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें पीआई भी है और सीआई भी है और ऑप्शन में आपको दे रखा है कि सिर्फ इसमें पीआई है, दूसरे में देखा है सिर्फ इसमें सीआई है, और तीसरा ऑप्शन आपको ऐसा दे रखा है कि पीआई और सीआई दोनों है, तो टिक कौन से में मारोगे, पीआई और सीआई दोनों है। अरे समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला आइसोमर देखते हैं। पोजीशन आइसोमर समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेटामरिज्म की। किसकी बात करते हैं, मेटामरिज्म की। हिंदी में बात करते हैं इसकी मध्यावयवता, मध्यावयवता। ठीक है, अब ये हिंदी का नाम हो गया, इंग्लिश में कहते हैं इसको मेटामरिज्म। डेफिनेशन ध्यान से सुनना और आसान है, मजा आएगा। चलो जी,
डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? डेफिनेशन ये कहती है इसकी कि अणुसूत्र जो समान होना चाहिए। बिल्कुल भैया, ये तो हमें रट गया है, अणुसूत्र समान देखना है हमें, बिल्कुल ठीक बात है। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या कहता है वो ध्यान से सुनो। ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप कौन सा बोल रहा है? वापस बोलो, ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप। अभी बताऊंगा क्या होता है ये ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप की किसी भी साइड में एटम और ग्रुप का अलग अलग अरेंजमेंट। पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर कोई भी दो यौगिक आपको दे दिया जाए, दो या फिर दो से अधिक यौगिक आपको दे दिए जाए और कहे कि इसमें मेटामरिज्म है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तो अणुसूत्र समान होना चाहिए। बिल्कुल देख लिया हमने, समान है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि जो ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप है, अभी बताऊंगा क्या होता है। ब्रीजिंग जो फंक्शनल ग्रुप है उसके किसी भी साइड में जो एटम लगा हुआ है या फिर जो कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसका अरेंजमेंट जो है ना वो अलग अलग होना चाहिए। अभी अपन एग्जांपल से समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले बात करते हैं अपन ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये क्या बला है, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। ब्रिज समझते हो? ब्रिज क्या होता है? ब्रिज तो नाम सुना है। अरे टीवी में, न्यूज में सुना होगा आपने कि यहां पर ब्रिज टूट गया। ठीक है, ब्रिज को हिंदी में पुल कहते हैं। पुल तो जानते हो, और बताऊं तो पुलिया, ठीक है, वो जानते हो। अरे यार, एक तो सीधी सीधी रोड जमीन पे, एक वो जमीन से ऊपर उठी हुई होती है, ठीक है, वो उसी को क्या बोलते हैं? ब्रिज कहते हैं। पुल जानते हो, ठीक है। पुल का काम क्या है? दो भागों को आपस में जोड़ने का। मान लो कोई एक रोड जो है वो शहर के बाहर है, ठीक है, और एक जो वो शहर के अंदर जा रही है, तो उस शहर के बाहर वाले हिस्से को और शहर के अंदर को जोड़ने के लिए पुल काम में लिया जाता है। या फिर ऐसे समझो, नदी जा रही है बीच में से, ठीक है, नदी के उस पार एक गांव है, नदी के इस पार एक गांव है, दोनों को आपस में जोड़ना है, तो बीच में क्या बना देंगे? पुलिया बना देंगे, पुल बना देंगे। अरे समझ रहे या नहीं समझ रहे? तो दो चीजों को आपस में जोड़ने के जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? पुल कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। ब्रिज समझ में आ गया। अब ब्रिज फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बीच में लगेंगे और दो अलग अलग चेन को आपस में जोड़ेंगे। दो अलग अलग चेन को या फिर दो अलग अलग एटम्स को या फिर दो अलग अलग या फिर चेन होगी, आपकी रिंग होगी, इनको आपस में जोड़ने का काम करेंगे, वो क्या होंगे? आपके ब्रिज होंगे। तो यहां पे आपके सामने एग्जांपल्स हैं कुछ, आपको देखोगे तो समझ में आएंगे। जैसे आपको ये दे रखा ईथर, ये क्या होता है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर है, ठीक है। अब इसमें मेन कौन सा अपना? मेन तो यार देखो, आपको बताऊं क्या सही में ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे इसी पे आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी सवाल ये बताऊंगा मैं आपको ना। तो ये जो है, इसमें देखो, ये बीच में ऑक्सीजन है और इधर भी ये क्या है? एक चेन या फिर रिंग को जोड़ लेगा। इधर क्या है? एक चेन और रिंग को जोड़ लेगा। तो दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्या कह दिया इसको? ब्रिज फंक्शनल ग्रुप कह दिया। ठीक बात है। ऐसा ये है, ऐसा ये है, दो को आपस में जोड़ेगा। ऐसा ये है, 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 ऐसा ये, ऐसा ये। तो ये है आपके सामने, इनको क्या कहते हैं? ब्रिज फंक्शनल ग्रुप। मतलब समझा दिया मैंने। अब इस पर बेस्ड अपन काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ, ठीक है। अब समझ में आएगा आपको कि आपको ये समझ में आ गया अणुसूत्र समान देखना आपको, उसके अलावा आपको ब्रिज फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये मैंने अगली लाइन जो बताई थी, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड में जो एटम और जो ग्रुप लगा हुआ उसका अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। क्या पता है? मैंने आपको वापस चलते डेफिनेशन पे चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं ना। एग्जाम्पल है, समझ में आएगा, उसी से समझ में आएगा ना, चता बढ़िया। तो क्या कहता है मेटाबॉलिज्म? ये कहता है कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। बिल्कुल भैया, अणुसूत्र समान होना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो ब्रीजिंग फंक्शनल ग्रुप है, जो ब्रिज वाला फंक्शनल ग्रुप है, उसकी किसी भी साइड में, इस साइड में चाहे इस साइड में, इस साइड में चाहे इस साइड में, है ना, एटम्स या फिर जो ग्रुप लगे हुए हैं, एटम्स और जो ग्रुप लगे हुए हैं, उनका अलग अलग अरेंजमेंट होना चाहिए। उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए। अब आ जाओ, ये आपके सामने तीन कंपाउंड है, ए, बी और सी। तीन कंपाउंड आपको दे रखे हैं और बीच में देखो ये क्या है? ईथर है, सारे के सारे ईथर, ठीक है, ईथर है ना। अब इनमें देखो ईथर क्या होगा? ब्रिज फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है, दो या फिर दो से अधिक चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब यहां पे देखो ए, बी और सी तीनों कंपाउंड्स को देखो और आप पहले ये देखो कि इनका अणुसूत्र समान है या नहीं है। अणुसूत्र देखने के लिए क्या करते हैं अपन? कार्बन गिन लो भाई, ठीक है। 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है इसमें। 1 2 3 और 4, 4 कार्बन इसमें है। 1 2 3 4, तीनों में मुझे 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है किसी में भी। उसके अलावा एडिशनल कुछ है क्या भैया? फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? ऑक्सीजन, मतलब ईथर है, यहां पे इधर रखा है ना। तो इधर यहां पे एक ऑक्सीजन है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, तीनों में एक एक ऑक्सीजन है। उसके अलावा 4 कार्बन है, मतलब बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो अणुसूत्र भी क्या आएगा? सेम आएगा। अणुसूत्र क्या आएगा? अणुसूत्र क्या आएगा? अणुसूत्र तो क्या आएगा? सेम आएगा जी। अणुसूत्र क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक बात है।
अणुसूत्र जब सेम आ रहा है यहां पे, तो आपको क्या चेक करना है, अब अगली वाली बात चेक करनी है। अणुसूत्र सेम है, अब मेटामर है या नहीं है। मेटामर किसको कहते हैं, जो आपका ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है। ब्रिज फंक्शनल ग्रुप मतलब ये जो बीच में लगा हुआ है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके किसी भी साइड में, इधर चाहे इधर, किसी भी साइड में जो एटम्स लगे हुए हैं या फिर जो ग्रुप लगे हुए हैं, उनका अरेंजमेंट जो वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे। जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां पे मैं ऑक्सीजन बोल रहा हूं, ये जो है अलग अलग इसके, अब दोनों साइड में देखो, इस साइड में देखो आप कि क्या लगा हुआ है, यहां पे 1 2 3 3 कार्बन की एक चेन लगी हुई है। ठीक है, और इधर क्या है, 1 कार्बन की एक चेन लगी हुई है। इधर कितने कार्बन है जी, 1 कार्बन है। ठीक है, इधर इस बी वाले में देखो 1 2 3 और इधर 1 कार्बन। इस वाले में देखो 1 2 1 और 2। अब मुझे एक बात बताओ, डेफिनेशन क्या कहती है, अणुसूत्र समान होना चाहिए, बिल्कुल है। उसके अलावा क्या कहती है कि जो ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है उसके किसी भी साइड में आप ये चेक करो कि उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे देखो, ए वाले के इस साइड में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। बी वाले के इस साइड में कितने, 3 कार्बन है। और ए वाले के इस साइड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। इस साइड में 1 कार्बन है। आप कहोगे भैया ये तो दोनों सेम सेम हो गए, ये दोनों तो सेम सेम हो गए। अरे नहीं हुए दोनों सेम सेम। क्यों नहीं हुए, आपने मैंने आपको एक कॉमन नेम में एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाई थी, ये वाली जो चेन है वो क्या है, ये वाली चेन क्या है, ये आपकी एन प्रोपेन है। एन प्रोपाइल बोल दो इसको, है ना, एन प्रोपाइल है। ये वाली कौन सी है आपकी, एन प्रोपाइल है। सीधी सीधी है ना, तो क्या होगी आपकी एन प्रोपाइल। और ये वाली क्या होगी आपकी, ये वाली क्या होगी, ये वाली आपकी क्या है, आइसोप्रोपाइल। अरे आया क्या याद, आइसोप्रोपाइल। आइसो क्यों कह दिया इसको, इसलिए कह दिया क्योंकि एक देखो, 1 कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, 1 कार्बन पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, और 1 कार्बन पर जब 2 CH3 जुड़े होते हैं क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। तो ये क्या, आइसोप्रोपाइल। एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल दोनों अलग अलग हैं। या इधर तो 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, सेम सेम बात होगी। लेकिन इधर देखो, इसमें 3 कार्बन सीधे सीधे, इसमें 3 कार्बन जो है वो आइसो में, इसलिए क्या है, अरेंजमेंट जो अलग अलग हो गया। अरेंजमेंट जब अलग अलग हो गया, ये तो मैंने आपको कहा, किसी भी साइड में जब अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मेटामर कहते हैं। तो ए और बी आपस में क्या है, मेटामर है। ठीक बात है। अब सी को चेक कर लेते हैं। सी में इधर कितने कार्बन है जी, 2 कार्बन। इधर कितने हैं, 2 कार्बन। तो इसमें तो सीधी सी बात होगी, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। तो यहां पर तो ए बी और सी तीनों आपस में क्या है, मेटामर हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे है वो, मैंने आपको बताया। समझ में आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ए बी और सी आपस में क्या है, मेटामर है। कौन से मर है, मेटामर है। समझ में आया नहीं है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। नंबरिंग दे देते, सबसे पहले तो इनका नाम दे दूं ताकि आपको करने में आसानी हो और आप करते जाओ यार, और आंसर अपना जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, है ना। ए और बी, ए और बी को दोनों को चेक करो और मुझे बताओ ये क्या है, मेटामर है या नहीं। सबसे पहले तो अणुसूत्र चेक करेंगे, अणुसूत्र चेक करेंगे, करवा जो। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में हो जाओ। ये और ये दोनों कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उसके पहले तो आंसर करना है आज। ठीक है, कर दोगे, चलो। अब मुझे एक बात हो, अणुसूत्र चेक करेंगे। कार्बन देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 कार्बन है, बिल्कुल 6 कार्बन है। डबल बॉन्ड है क्या, है भैया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें भी है क्या, इसमें भी है, दोनों में डबल बॉन्ड भी आ गया, बराबर हो गया। 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी एक है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, इसमें भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, बिल्कुल सेम है सारी चीजें। तो अणुसूत्र सेम ही आएगा ना, अणुसूत्र सेम है, तो अणुसूत्र तो सेम है। ठीक है, अब चेक करना आपको कि मेटामर है या नहीं है। ठीक है, मेटामर है या नहीं है वो कैसे चेक करते हैं कि अणुसूत्र सेम है, बिल्कुल है। उसके अलावा आप जो ब्रिज, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप ब्रिज है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ब्रिज है। उसमें आप ये देखो कि जो किसी भी साइड में अरेंजमेंट देख लो, एटम या फिर ग्रुप का, देख लेते हैं। इस साइड में कितने एटम है, 1 2 3 4, इधर 1 कार्बन है, 1 2 3 1 2। इस साइड में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन। इस साइड में कितने आ रहे हैं, 2 3 कार्बन, है ना। ए में इस साइड में कितने कार्बन है जी, 4 कार्बन है। और इस साइड में बी में कितने हैं, 3 ही कार्बन है। इस साइड में देखो 1 कार्बन, इस साइड में 2 कार्बन। तो देखो डिफरेंस आ गया ना, अरेंजमेंट अलग अलग है। अणुसूत्र दोनों का सेम है लेकिन अरेंजमेंट जो वो अलग अलग है। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, ये मेटामर है। ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, ए और बी
आपस में मेटामर है। ठीक बात है। अगला देखो भाई, अगला देखो, इसको मैं नाम दे देता हूं, कितने नंबर है, इसी में है क्या ये? चलो इसी में। इसको मैं एक और चीज एक्सप्लेन कर सकता हूं, आपके दिमाग में भी आना चाहिए, ठीक है? क्या है ये? मेटामर तो है ही है, उसके अलावा ये पोजीशन आइसोमर का भी केस है। क्या है? पोजीशन आइसोमर का भी ये केस बनता है। कैसे बनता है यार, ध्यान से देखना इसको। इसमें देखो यार, ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना, C डबल बॉन्ड O कीटोन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप जो है, इसमें देखो यहां पर मैं इसको नंबरिंग जब देता हूं, नंबरिंग देते हैं इसको, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबरिंग जब देंगे इसको, तो यहाँ पे मुझे एक चीज देखने के लिए मिल रही है। क्या देखने की मिल रही है? यहाँ पे इसमें पोजीशन चेंज हो रही है। देखो इनकी, देखो चेन तो हमें सेम आ रही है, 6 कार्बन की है, इसमें भी 6 कार्बन की चेन आ रही है, चेन सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो पोजीशन जो है, और मैंने आपको बताया पोजीशन आइसोमर में जो पेरेंट चेन है वो सेम होती है। डिफरेंट किस में होती है? वो अलग, पेरेंट चेन अलग किस में होती है? वो चेन आइसोमर में होती है। पेरेंट चेन सेम किस में होती है? पोजीशन में। मैंने अलग से पॉइंट भी लिखवाया था ये ना। चलो, तो इसमें 6 कार्बन की, इसमें भी 6 कार्बन की, ठीक है। इसमें देखो पोजीशन ये 2 नंबर पे आ रहा है, इसमें 3 नंबर पे आ रहा है, तो मतलब क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे होगी बात ये कि यहाँ पे पोजीशन जो है वो अलग अलग आ रही है। मतलब ये क्या है? मेटामर भी है और ये पीआई भी है, ये पीआई का भी केस है। तो पीआई का केस तो है ये, लेकिन अपन को जब दोनों होंगे तो आंसर अपन कौन सा डिसाइड करेंगे? मेटामर का देंगे कि पीआई का देंगे? अपन जब आंसर देंगे पीआई का देंगे, सॉरी मेटामर का देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा किसकी होगी? मेटामर की। अभी तो 3 ही पढ़े, तो तीनों में बात करेंगे, जैसे जैसे आगे और बढ़ जाएंगे ये प्रायोरिटी जो है मैं आपको और लिखवाता जाऊंगा। तो मेटामर की प्रायोरिटी इन तीनों में सबसे ज्यादा होती है। तो जब अगर चेन, पोजीशन और मेटामर तीनों किसी में हो तो मेटामर को अपन ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर चेन और पोजीशन किसी की हो तो चेन को देंगे। सबसे कम किसकी होती है? पोजीशन की सबसे कम होती है। तो यहाँ पे अगर दोनों आ रहे हैं, मेटामर और पीआई दोनों आ रहे हैं, तो अपन मेटामर को आंसर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सामने मैं लिख देता हूं A और B, ठीक है। ध्यान से देखो दोनों कंपाउंड्स को, और आंसर आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पे ये क्या है? आपका ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, कि दोनों का आपस में जोड़ रहा है। कोई डिफरेंस है क्या इनमें? भाई अणुसूत्र सबसे पहले देखो सेम है। बेंजीन रिंग मुझे दिख रही है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन मुझे दिख रहा है। बेंजीन, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। यहाँ तक तो दोनों सेम है। बीच में क्या लगा हुआ है? ब्रिज फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी सेम है, मतलब अणुसूत्र तो सेम आएगा। अणुसूत्र जब सेम हो गया तो आप क्या चेक करो? जो ब्रिज फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके दोनों तरफ जो कंपाउंड्स लगे हुए हैं, फिर जो ग्रुप लगे हुए हैं, वो सेम है या फिर डिफरेंट है, उनका अरेंजमेंट चेक कर लो। इस साइड में जो सल्फर है उससे क्या जुड़ा हुआ है? उससे जुड़ा हुआ है आपका बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। और इस साइड में ऑक्सीजन जो है, इस ए में क्या जुड़ा हुई है ऑक्सीजन के साथ में? ये साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बी में आओ, बी में देखो उल्टा हो गया, सल्फर के साथ में साइक्लोहेक्सेन है और ऑक्सीजन के साथ में बेंजीन है, मतलब अलग अलग बदल गए। जब बदल गए यहां पे तो क्या हो गया? ये मेटामर है, ए और बी आपस में मेटामर है। बदले हुए तो होने चाहिए, अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए, और अरेंजमेंट अलग अलग है, तो ए और बी आपस में मेटामर है। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिर ये करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाला करेंगे और फिर करेंगे छुट्टी। चलो थोड़ा सा बचा अब तो। 4 वाला देखो भाई, ध्यान से देखो। 2 कंपाउंड आपको देखें, नाम दे देते हैं इनको A और ये B। चलो सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे अपन? वही अणुसूत्र सेम है या नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसमें है, 1 2 3 और 4, ये 5 कार्बन इसमें है। यहां तक तो कहानी सेम चल रही है। उसके अलावा डबल बॉन्ड है क्या? बिल्कुल डबल बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी है, यहां पर भी सेम है। 5 कार्बन है और आपकी डबल बॉन्ड भी एक। ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, बिल्कुल यहाँ पे भी कहानी बराबर है। इसके अलावा और कुछ है क्या भैया? एक और ऑक्सीजन है, एक और ये एक, यहाँ पर भी कहानी बराबर है। तो मतलब अणुसूत्र तो सेम आ गया। अब अपन को चेक करना क्या है? अणुसूत्र सेम है, मतलब आइसोमर तो है ये। अपन को चेक करना है मेटामर है या नहीं है। मेटामरिज्म अपन को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? अपन चेक करेंगे कुछ इस प्रकार से कि इनका जो ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है उससे दोनों साइड में जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो चेन कह लो, चाहे वो साइकिल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, वो उनका अरेंजमेंट जो अलग अलग होना चाहिए दोनों कंपाउंड्स में, है ना। जो इधर है इसमें जुड़ा हुआ उधर उसमें नहीं होना चाहिए, सीधी बात ये। तो इसमें देखो
कितने कार्बन है, इधर ऑक्सीजन से 1 और 2, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इधर 1 और 2, इधर देखो भाई 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां तक ये इतना इतना तो क्या है आपका, इतना इतना तो आपके क्या है, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है, इतना इतना तो ये तो ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इधर 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो मुझे आप एक चीज देख के बताओ कि दोनों भिन्न भिन्न है या नहीं है। बिल्कुल भिन्न भिन्न है यार। इस साइड में ऑक्सीजन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस साइड में 1 ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इस साइड में 2 कार्बन, इस साइड में 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या है, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर हो जाएंगे। ए और बी क्या है, मेटामर है। ए और बी क्या है, आपस में मेटामर है। ठीक बात है, मेटामरिज्म समझ में आया या नहीं आया, आया। आगे चलते हैं, अगला है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हिंदी में कैसे कहते हैं इसको, क्रियात्मक समूह है, वही नाम समावयवता, ठीक है। चलो इसमें क्या है, सिंपल है, डेफिनेशन क्या है, अणुसूत्र समान होना चाहिए, भाई वो तो होना ही चाहिए ना, बिल्कुल अणुसूत्र समान होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। अणुसूत्र सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, भैया जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो अणुसूत्र समान कैसे हो सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे हो सकते हैं। भाई फंक्शनल ग्रुप दोनों, 2 कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे लेकिन अणुसूत्र सेम होगा। अभी देखते हैं, आ जाओ। 2 कंपाउंड आपको दिए गए हैं आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहे, और इनके देखो अणुसूत्र जो है वो समान है लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ध्यान से देखो, नाम दे देता हूं मैं इनको ए और बी। ए और बी को ध्यान से देखो, अणुसूत्र सबसे पहले चेक कर लेते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है, बिल्कुल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन है, दोनों 5 कार्बन है। उसके अलावा एडिशनल क्या है इसमें भैया एक डबल बॉन्ड दे रखा है, बिल्कुल है, तो इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, यहां भी कहानी बराबर है। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, बिल्कुल यहाँ भी कहानी बराबर है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा क्या है, H लगा हुआ है, अरे तो H वो यहां पर भी है, ठीक है। जब आप इसके और इसके H गिनोगे ना तो इसके अंदर और इसके अंदर बराबर H आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। समझ में आया नहीं आया, तो दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। अणुसूत्र क्या है, सेम, ठीक है। और डेफिनेशन ये तो कहती है अणुसूत्र समान होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, यहाँ ये कौन सा है, ये एस्टर है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, आपको याद होने चाहिए, लास्ट पिछले चैप्टर के अंदर, पिछले मतलब यूपीएससी के अंदर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सबके स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाए थे, सबकी शक्ल दिखाई हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते हमें पता नहीं, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखी होगी क्लासें तो आपको पता भी होगा, और नहीं देखी तो फिर तो कोई इलाज नहीं है। ये क्या है आपका, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है आपका एस्टर है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, अणुसूत्र सेम है लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, इसलिए क्या कह देंगे अपन, ए और बी क्या है आपस में, ए और बी क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। इसको शॉर्ट में अपन एफ आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ आई, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, एफ आई, है ना। तो ये शॉर्ट में अपन को लिखना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े नाम लिखेंगे तो कब पूरा करेंगे, शॉर्ट में इसको एफ आई लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या बोल रहा है, एफ आई है या नहीं है, चेक करना है अपन को। आज चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, और नाम दे देता हूं मैं इसको, ए दे देता हूं, और इस कंपाउंड को दे देता हूं बी। बताओ ए और बी आपस में एफ आई है या नहीं है। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले तो अणुसूत्र चेक करो। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, दोनों में 4 कार्बन है, यहां तक तो कहानी बराबर है। उसके अलावा डबल बॉन्ड है क्या, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल डबल बॉन्ड है, तो इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, यहां पर भी कहानी बराबर है। उसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बराबर आ गई, ठीक है। आपका डबल बॉन्ड बराबर आ गया, सब कुछ बराबर चल रहा है, ठीक है। आपका वही हाइड्रोजन जो है उसमें मैनेज हो गया, ठीक है। अब बताओ मुझे, अणुसूत्र सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। अणुसूत्र क्या है यहाँ पे, सेम, अणुसूत्र तो सेम आ गया। अब क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की, यही तो कहती है कि अणुसूत्र सेम होना चाहिए और उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एल्कोहल लगा हुआ है, और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका है वो, क्या नाम है उसका, एल्डिहाइड, ठीक है। ये कौन सा लगा हुआ आपका, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। CHO है ना, यहाँ पे CH है और यहाँ पे O लगा हुआ है ना, CHO। तो ये आपका एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, ये
ए और बी क्या हो जाएंगे, ये एल्कोहल लिख भी देता हूं, और ये क्या एल्डिहाइड। तो अणुसूत्र सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे, एफ आई। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला देखो, दोनों कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, नाम दे देते हैं इनको। सबसे पहले तो ए और बी, ए और बी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है या नहीं है वो चेक करना आपको। सबसे पहले तो अणुसूत्र चेक करो, कितने कार्बन है जी, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। यहां तक तो कहानी सेम है, दोनों में चार चार कार्बन है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कहानी बराबर है। उसके अलावा यहाँ पे एक NH2 है तो यहाँ पर भी एक NH2, यहाँ पर भी बराबर आ गया। लेकिन 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 डिफरेंस कहां है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है, और अणुसूत्र यहाँ पे सही नहीं है, अणुसूत्र सेम नहीं है, तो आइसोमर ही ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आइसोमर नहीं है। पहली बात तो ये एफआई तो नहीं हो सकता, एफआई तो इसलिए भी नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप NH2 लगा हुआ, यहाँ पे अमाइड है, यहाँ पे अमाइन है, यहाँ पे अमाइड है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग आ रहा है, मान लिया आपकी बात, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे अणुसूत्र जब वही नहीं होगा तो आइसोमर जब नहीं है तो एफआई कहां से होगा। पहले तो एफआई होने के लिए सबसे पहले तो आइसोमर होना चाहिए ना, उसके बाद अपन चेक करेंगे भाई चेन आइसोमर पोजीशन है, मेटामर है कि एफआई है। ठीक है, तो एफआई नहीं है, और एफआई की छोड़ो, ये तो आइसोमर ही नहीं है, एफआई की बात छोड़ो, ये तो आइसोमर ही भी नहीं है। तो ए और बी आइसोमर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइसोमर होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एफआई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अल्कोहल और ईथर जो है वो आपको साथ साथ देखने के लिए मिल सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, देखो अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों साथ साथ में थे ना, दोनों की फंक्शनल, दोनों क्या है आपस में एफआई होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं जरूरी ऐसा यही होंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बता रहा हूँ आपको। अल्कोहल और ईथर आपस में आपको देखने के लिए मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आपको देखने को मिलेंगे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपको देखने के लिए मिलेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइंस और अमाइड, ये 1 डिग्री अमाइन हो गई, ये अमाइड हो गया ना, सारी दिखाई हुई मैंने सारी चीजें आपको ना। उसके अलावा ये आपस में दोनों क्या है, आपस में क्या हो सकते हैं, ये इनके एग्जांपल हैं, ये अल्कोहल है और ये ईथर का हो गया ना। तो ये इनके देखो दोनों यहाँ पे अणुसूत्र दोनों की सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग है। एल्डो और कीटोन, ठीक है, ये भी दोनों क्या है, सेम सेम हो सकते हैं ना। डाइईन और आइन, ये भी आपस में क्या हो सकते हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, लेकिन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है, एफआई है या नहीं है, वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले नाम दे देते हैं इसका, ए, इसका दे देता हूं मैं ए, और इसको दे देता हूं बी। ए और बी आपस में आइसोमर है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, अणुसूत्र देखो, अणुसूत्र अणुसूत्र 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें, बिल्कुल 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ए और बी में दोनों में 4 कार्बन है, बिल्कुल भैया दोनों में 4 कार्बन है। यहां तक तो कहानी है, सही है। लेकिन एफआई क्या कहता है, एफआई की डेफिनेशन क्या है कि अणुसूत्र सेम होना चाहिए, उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अब यहाँ पे अणुसूत्र तो दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है, कहानी बिल्कुल सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। क्या यहाँ पे भैया क्या है, साइनाइड है, और यहाँ पे क्या है, आइसोसाइनाइड है। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र क्या है, समान। क्या लिख दूंगा मैं, अणुसूत्र क्या है, सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसलिए क्या लिख दूंगा मैं, ए और बी क्या है, एफआई है, क्या है, एफआई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये रहा, इसको मैं दे दूंगा नाम ए, इसको मैं दे दूंगा बी। बताओ मुझे, सबसे पहले तो चेंज वो चेक करो, आप अणुसूत्र चेक करो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहां तक तो कहानी सेम है। डबल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल भैया डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, यहां भी कहानी सेम है। 4 कार्बन, डबल बॉन्ड बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, बिल्कुल ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, बिल्कुल ऑक्सीजन है। भैया ये हाइड्रोजन ये मैनेज हो जाएगा, इसमें आ गया, ठीक बात है। चलो, तो यहाँ पे सारी चीजें बराबर आ रही है, अणुसूत्र समान है, क्या आ गया, अणुसूत्र आपका सेम आ गया। अणुसूत्र क्या आ गया, सेम आ गया। अब ये चेक करोगे ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है या नहीं है। ठीक है, एफआई की डेफिनेशन ये तो कहते हैं अणुसूत्र सेम होगा, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप जो वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्कोहल लगा हुआ है, तो दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये दोनों आपस में क्या एफआई है, अणुसूत्र सेम है और जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है, तो ए और बी क्या है, एफआई है। सही है या नहीं है, अरे है या नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या लिखाया था कि एल्डिहाइड
अल्कोहल और ईथर जो है वो आपस में क्या होंगे, अल्कोहल और ईथर आपस में क्या होंगे, FI होंगे ना। तो यहां पे मैंने क्या बताया आपको कि ये वापस चलते हैं पीछे, कीटोन और एल्डिहाइड क्या होंगे आपस में, FI होंगे ना। लेकिन यहां पे देखो कीटोन और अल्कोहल भी आपस में FI है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने आपको यही जो कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसे होते हैं मोस्टली, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया। ऐसा नहीं है कि यही होंगे, इसके अलावा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर, ये देख लो भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर ये वाला ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने अब F भी पढ़ लिया तो सारे पढ़ लिए। सबसे ज्यादा किसका होगा, अब जितने पढ़े हैं आगे और पढ़ेंगे तो और अलग होता जाएगा। यहां तक जो प्रायोरिटी ऑर्डर है सब, अगर ऐसा कंपाउंड आपको जिसमें चेन भी है, पोजीशन भी है, मेटामर भी है, वो फंक्शनल भी है, तो किसको देखो, फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमर है वो सबसे टॉप पे, उसके बाद में मेटामर, उसके बाद में चेन, सबसे कम पोजीशन आइसोमर को आपको ये प्रायोरिटी प्राथमिकता जो है वो देनी है। यहां पर अपना क्या होता है, आज का लेक्चर समाप्त। इसका क्या पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर में। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।